Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So before we start today's session, let me share this interesting playlist which I have created for you all. जो मैंने एक playlist बनाई हुई है, that playlist is called Organizational Structure, Design and Culture. इस पूरे playlist में आपको organization theory से related बहुत सारे lectures मिल जाएंगे, जैसे principles of organization, organization theories. तो आप इस playlist को follow कर सकते हो. मैं इसका link मैं description भी डाल दूंगा. और यहाँ पर मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हो फंक्शनल स्ट्रक्चर मैंने कवर किया हुआ है, आपने मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कवर किया हुआ है, डिविजनल स्ट्रक्चर कवर किया हुआ है. तो और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक होगा, दैट टॉपिक इज कॉल्ड लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. So let's talk about the learning objectives of this topic first. So what are we going to cover in this topic? The first we will talking about what is an organizational structure, line organizational structure. Second we'll be talking about the types of line organizational structure. Third will be suitability, कि in what situations line structure is applicable or suitable. And then we'll talk about the characteristics of the line structure organization. And then we talk about the pros and cons of this structure. So let's begin the topic. So line organization is the simplest and the oldest type of organizational structure. तो अगर आप organizational structure को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे over a period of time ये काफी evolve हुआ है. बट सबसे सिंपल फॉर्मेट में जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया था, ये जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑर्गेनाइजेशन. इट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर ऑर्गेनाइजेशन, को स्केलर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, और मिलिट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसको मिलिट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है. उसका रीजन क्या है? इसका जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है वो मिलिट्री में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है. दैट इज द रीजन वाई जो ये वाला स्ट्रक्चर है वो उस नाम से भी जाना जाता है. इन द वर्ड्स ऑफ जेएम लुंडी, तो जेएम लुंडी ने इसके ऊपर कुछ बात की थी, इसको डिफाइन किया था, दैट इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डायरेक्ट लाइंस ऑफ अथॉरिटी flowing from top to bottom of the organization hierarchy and the lines of responsibility flowing in the opposite of the equal to the directly manner. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे मतलब लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जो अथॉरिटी होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ जाती है, जबकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बॉटम से ऊपर की तरफ जाती है. हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ये ट्रैवल करते हैं. एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. अब यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन का, वो होता है कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप किस तरह से मेंटेन किया गया है. सुपीरियर डेलीगेट्स अथॉरिटी टू द अनदर सबऑर्डिनेट एंड सो ऑन, फॉर्मिंग इन अ लाइन फ्रॉम वेरी टॉप टू द बॉटम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. अब बेसिकली होता क्या है लाइन स्ट्रक्चर में कि सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के नीचे कोई सबऑर्डिनेट 1 है, उसके नीचे सबऑर्डिनेट 2 है. तो सुपीरियर ने अपना काम पहले सबऑर्डिनेट 1 को दिया, सबऑर्डिनेट 1 ने अपना काम सबऑर्डिनेट 2 को दिया. तो एक पूरे लाइन के फॉर्मेट में ये चलता रहता है. एंड दैट इज द रीजन वाई इसको लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है. अंडर दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड. जैसा मैंने आपको जस्ट बताया कि अथॉरिटी यहां पे नीचे की तरफ जाती है, जबकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट मूव्स टुवर्ड्स अपवर्ड. रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है. स्केलर प्रिंसिपल एंड यूनिटी ऑफ कमांड आर स्ट्रिक्टली फॉलोड इन द लाइन ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे स्केलर प्रिंसिपल भी फॉलो किया जाता है. स्केलर प्रिंसिपल क्या होता है कि सबऑर्डिनेट 1 जो है वही सबऑर्डिनेट 2 से बात करेगा, सबऑर्डिनेट 2 डायरेक्टली जो है वो सुपीरियर से बात नहीं कर सकता. एट द सेम टाइम यूनिटी ऑफ कमांड भी होती है. यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कौन सा पर्सन किस पर्सन को कमांड देगा वो भी यहां पे क्लियरली मेंशन्ड होता है. मतलब यहां पे सबऑर्डिनेट 1 ही सबऑर्डिनेट 2 को कमांड दे सकता है. सुपरवाइजर जो है वो डायरेक्टली यहां पर सबऑर्डिनेट 2 को कमांड नहीं दे सकता. राइट. तो लेट्स टॉक अबाउट कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन के. तो सबसे पहले सिंपल और प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है. And the second type is called departmental line organization. So let's begin with the first one and that is called simple line organization. अब simple line organization में क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं. In the pure line organization, the activities are the same. अब यहाँ पे जो activities होती हैं वो same होती हैं, with each man performing same time of work. यहाँ पे जो लोग होते हैं वो same type of work कर रहे होते हैं. And the division primarily exist for the purpose of control and direction. यहाँ पे जो भी divisions बनाए जाते हैं वहां पे सिर्फ कंट्रोल के पर्पस से बनाया जाता है. अदरवाइज हर डिवीजन में जो काम होता है वो सेम हो रहा होता है और जो पर्सन है वो भी सेम तरह के काम को कर रहे हैं. राइट. अब यहां पर आप देख भी सकते हैं एक जनरल मैनेजर है, उसके नीचे प्रोडक्शन मैनेजर है. प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर में एक फोरमैन ए है, एक फोरमैन बी है. फोरमैन के नीचे जो वर्कर्स हैं, यहां पर भी वर्कर है, बट यहां पर फोरमैन ए भी वही काम कर रहा है जो फोरमैन बी कर रहा है. इसके जो वर्कर्स हैं वो भी सेम तरह के काम कर रहे हैं जो यहां के वर्कर्स कर रहे हैं. तो यहां पे सिमिलर काइंड ऑफ वर्क होता है. इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल द वर्कर परफॉर्म द सेम टाइप ऑफ वर्क. जैसा मैंने आपको बताया जितने भी वर्कर हैं
यहाँ पे वो सारे के सारे सेम टाइप ऑफ वर्क करते हैं। द डिपार्टमेंट डिविजन्स आर मेड ओनली फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ सुपरविजन एंड मैनेजमेंट। जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया, जैसे यहाँ पर ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप क्या देखते हो कि डिपार्टमेंट जो बनाया गया है वो सिर्फ किस लिए है, क्योंकि आप उसको कंट्रोल कर पाओ, आप उसको सुपरवाइज कर पाओ, आप उसको मैनेज कर पाओ एफिशिएंटली। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई डिपार्टमेंट्स हैव बीन क्रिएटेड। अदरवाइज जॉब सेम है, काम करने का तरीका सेम है, सब कुछ सेम आपको नजर आता है प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन एंड दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटल लाइन स्ट्रक्चर। अब डिपार्टमेंटल लाइन में क्या होता है कि एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस डिपार्टमेंट हेडेड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड। अब यहां पे क्या होता है कि एक कंपनी अगर है और वो अपना स्ट्रक्चर बना रही है तो वो क्या करती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर लेती है। एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, एक एचआर का डिपार्टमेंट है, एक ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट है, और सभी डिपार्टमेंट्स में अलग अलग तरह के काम होते हैं, राइट। एंड ऑल द डिपार्टमेंट ऑपरेट अंडर द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ ए जनरल मैनेजर। अब यहां पर एक जनरल मैनेजर बना दिया गया है और वो जनरल मैनेजर ही चारों डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करता है। द ऑर्डर फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम द जनरल मैनेजर टू द ऑल डिपार्टमेंट्स। अब यहां पे क्या होता है, हर डिपार्टमेंट का भी एक हेड है, ठीक है। मार्केटिंग का कोई हेड होगा, प्रोडक्शन का कोई हेड होगा, फाइनेंस का कोई हेड होगा। तो जो जनरल मैनेजर है वो डायरेक्टली अपने कमांड्स जो है वो डिपार्टमेंटल हेड्स को देता है, और फिर डिपार्टमेंटल हेड्स जो है वो अपने रिस्पेक्टिव सबऑर्डिनेट्स को वो कमांड्स पास ऑन करते हैं। लाइकवाइज द सबऑर्डिनेट इन टर्न कम्युनिकेट ऑर्डर्स टू द वर्कर्स अंडर देम। और फिर जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो मार्केटिंग के सबऑर्डिनेट्स हैं, उसके नीचे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, फिर आप उनको बताते हो कि क्या काम करना है। तो इसका जो फ्लो क्या हो जाता है, पहले जनरल मैनेजर से हेड ऑफ डिपार्टमेंट को जाएगा, और फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट से सबऑर्डिनेट्स को जाएगा, और फिर सबऑर्डिनेट से फिर वर्कर्स को जाएगा। इस तरह से इसका कम्युनिकेशन चैनल काम करता है। द वेरियस डिपार्टमेंटल हेड विल परफेक्टली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यहां पे क्या है, जितने भी वेरियस डिपार्टमेंटल हेड आपने बनाए हैं वो सब इंडिपेंडेंट है। मतलब मार्केटिंग वाले मार्केटिंग को देखते हैं, एचआर वाले एचआर को देखते हैं, उन सब का इक्वल स्टेटस है, लेकिन उनका जो वर्क है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट है। वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को हैंडल करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को हैंडल करते हैं, जो कि पिछले वाले में ऐसा नहीं था। वहां पे सिमिलर एक्टिविटीज होती, बट यूनिटी ऑफ कंट्रोल वो आपको यहां पर भी देखने को मिल जाता है। यूनिटी ऑफ कंट्रोल वहां पर भी वैसे ही था कि एक पर्सन जो है वो नीचे नीचे लाइन फॉर्म करता था, यहां पर भी कहीं ना कहीं एक लाइन फॉर्म हो रही है, आप देख सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सुटेबिलिटी ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन की सुटेबिलिटी, ये कहां पर वेल सूटेड है। सबसे पहले ये वहां पर आप इसको लगा सकते हो जहां पर जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो बहुत लिमिटेड है, या जो बिजनेस है उसका स्केल बहुत स्मॉल है। मतलब छोटे बिजनेसेस के लिए आप लाइन ऑर्गेनाइजेशन को या लाइन स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हो। सेकंड, वर्क बहुत सिंपल है एंड रूटीन इन नेचर। यहां पे जो काम है वो बहुत सिंपल है और बिल्कुल रूटीन काम है। तो आप अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हो तो वहां पे कोई बहुत कॉम्प्लेक्स वर्क नहीं होता। बिजनेस इज बीइंग डन इन कंटिन्यूअस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक रिफाइनरी, लाइक शुगर, स्पिनिंग, वीविंग। मतलब कहने का मतलब है कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको काफी देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर जो प्रोसेसेस हैं वो काफी रूटीन प्रोसेस होते हैं। सेम तरह के वर्क को आप डेली रिपीट करते हो। द लेबर मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स आर नॉट टू कॉम्प्लेक्स एंड कैन इजिली बी रिजॉल्व। ये वहां पर भी वेल सूटेड है, जहां पर कि जो लेबर मैनेजमेंट का कोई एज सच कंफ्लिक्ट नहीं है, कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स इश्यूज नहीं है, आप उसको इजिली रिजॉल्व कर सकते हो। द मशीनरी इज वेरी ऑटोमेटिक। जहां पर मशीनरी बहुत ऑटोमेटिकली यूज की जाती है, ऑटोमेटिक मशीन्स यूज होती हैं, वहां पर भी लाइन ऑर्गेनाइजेशन फॉलो किया जाता है। वर्कर आर वेरी डिसिप्लिन। जहां पे वर्कर्स भी डिसिप्लिन है वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हो। बट अगर आप मॉडर्न डे की बात करो तो ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल अब नहीं होता, क्योंकि इससे काफी सारे बेटर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसा मैंने आपको बताया था कि अथॉरिटी ऊपर से नीचे आती है, तो ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन सारे जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, जबकि जो रिक्वेस्ट होती है और सजेशंस होते हैं वो बॉटम से ऊपर की तरफ जाते हैं, राइट। ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज द मोस्ट साइलेंट फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा मैंने आपको बताया, यूनिटी ऑफ कमांड बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होती है। यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है कि कौन सा पर्सन किस पर्सन को कमांड देगा वो क्लियरली बताया गया होता है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में। इन सिंपल वर्ड्स, द ऑर्डर आर रिसीव्ड बाय सबऑर्डिनेट फ्रॉम वन बॉस। एक पर्सन से, एक बॉस से आपको ऑर्डर मिलता है और आपको पता है कि आपको उसी पर्सन से ऑर्डर लेना है। द सबऑर्डिनेट्स आर अकाउंटेबल फॉर देयर इमीडिएट सुपीरियर। आपका जो इमीडिएट सुपीरियर है, मतलब अगर आप मिडिल लेवल पे काम कर रहे हो तो जो टॉप लेवल पर मैनेजर बैठा है वो आपका इमीडिएट सुपरवाइजर है, तो वही आपको आपकी रिपोर्टिंग लेता है और आप उसी को जवाब देते हैं। देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर वन सुपीरियर। यहां पर एक सुपीरियर के अंडर में बहुत लिमिटेड लोग काम करते हैं, सो दैट कि उनको मैनेज करना थोड़ा आसान हो जाए।
दिस इज सिंपल टू ऑपरेट एंड कंट्रोल। जैसा शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, आसानी से आप इसको लगा सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसके फायदे की बात करते हैं। सबसे पहले ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, बहुत ही ईजिली आप इसको डिजाइन कर सकते हैं, ईजिली इसको ऑपरेट किया जा सकता है, ईजिली इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ईजिली इसमें जो गलतियां हैं उसको भी ठीक किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है लाइन ऑर्गेनाइजेशन का। सेकंड इंपॉर्टेंट फायदा यहां पर कि यहां पर फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो भी पर्सन जो भी काम कर रहा है वो उसी पर्टिकुलर जॉब के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ही फिक्स्ड है। उसको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, उसको जो काम मिला है बस वो उतना सा काम कर दे, उतनी सी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड चीज यहां पे बहुत डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन इसलिए होता है क्योंकि आपकी अकाउंटेबिलिटी होती, आपकी अपनी जॉब की अकाउंटेबिलिटी होती है। एट द सेम टाइम देयर इज एन इमीडिएट सुपरवाइजर जो आपको इमीडिएटली कंट्रोल करता है या वो आपके बिहेवियर को लगातार मॉनिटर करता रहता है। तो इसी वजह से आपको काफी डिसिप्लिन देखने को मिलता है। यहां पर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है और छोटा स्ट्रक्चर है, तो बहुत इजीली इसमें कोई भी चेंजेस लाए जा सकते हैं, आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। यूनिटी ऑफ कमांड, बार बार मैं कह रहा हूं कि यहां पे यूनिटी ऑफ कमांड बहुत ज्यादा, और ये इसका फायदा भी है क्योंकि आपको अगर क्लैरिटी से पता हो कि हमें किससे कमांड लेना है, प्लस मुझे जिसको कमांड दे रहा है उसको भी पता है कि हमें किसको कमांड देना है, तो इट बिकम्स वेरी इजी, आपके लिए बहुत आसान हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन है वो भी काफी बेटर हो जाता है। और इसी वजह से यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन देखने को मिलता है कि जो भी आपका इमीडिएट सुपरवाइजर है वो आपसे डायरेक्टली बात कर सकता है और डायरेक्टली आपको ऑर्डर्स भी दे सकता है। अगर हम इसके कॉन्स की बात करें, इसकी डिमेरिट्स की बात करें, तो यहां पर कहीं ना कहीं ओवरलोडिंग हो जाती है। ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर मैनेजर है, मान लो वो अब 4 डिपार्टमेंट को देख रहा है, तो चारों डिपार्टमेंट का अगर वो सिंगल हेड है तो चारों डिपार्टमेंट को देखने में उसको काफी प्रॉब्लम हो सकती है और इसी वजह से कई बार वो काफी स्ट्रेस में आ सकता है, उसका वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो सकता है। तो ओवरलोडिंग हो सकती है जॉब्स की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। देन वी टॉक अबाउट सेकंड थिंग, दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। यहां पे कोई स्पेशलाइजेशन की बात नहीं होती। यहां पर ये होता है कि जो भी काम हमें असाइन किया गया हमें वो काम करना है। कोई पर्सन से ये पूछा नहीं जाता कि आपका स्पेशलाइजेशन क्या है और उस स्पेशलाइजेशन के हिसाब से ही आपको काम दिया जाए, तो ये चीज आपको नहीं मिलती। थोड़ा सा इसका ध्यान जो है वो डिपार्टमेंटल लाइन स्ट्रक्चर में फिर भी देखने को मिलता है, बट जो प्योर लाइन स्ट्रक्चर है वहां पे तो कहीं भी स्पेशलाइजेशन की कोई बात नहीं होती। हाई चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म, ऑब्वियसली ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मेथड है। जो आपका सुपरवाइजर है आप उसके डायरेक्टली नीचे काम करते हो, तो कोई भी सुपरवाइजर अगर किसी पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट को पसंद करता है तो वो उसको फेवर कर सकता है, उसको फायदा प्रोवाइड कर सकता है, तो ये काफी ज्यादा यहाँ पे होने के चांसेस रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द लैक ऑफ इनिशिएटिव्स। यहाँ पे कोई भी इनिशिएटिव लेना नहीं चाहता, कोई भी क्रिएटिव वर्क नहीं होता। उसका रीजन क्या है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड है, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स्ड है, तो वो अपने रिलेटेड जो उसको काम असाइन किया जाता है वो काम कर देता है और उसके बदले में जो उसकी सैलरी बनती है वो ले लेता है। तो आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा, लाइन स्ट्रक्चर क्या हो। बाकी के जो स्ट्रक्चर है मैं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर पीपल ऑल्सो। एंड आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से ये सारे रिसोर्सेज को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ।